बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स पिक्स वर्ल्ड कप स्पेशल पावर्ड बाय फूड पांडा। तो जनाब, वर्ल्ड कप का आगाज हो गया है। इस वक्त पहला मैच जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है और न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और इंग्लैंड ने 283 रन बनाए और 9 खिलाड़ी उनके आउट हैं। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करनी फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे स्टूडियोज में मौजूद होंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट आकिब कुरैशी भी स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है। तो जनाब, ये खुसूसी शो जो है वो आपके लिए फूड पांडा की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान सिर्फ और सिर्फ जीएनएन पर ही आप देख सकते हैं। इस शो में हम क्रिकेट की आदमी जंग पर माहिराना तबसरे तजियात शामिल करेंगे। अब तक होने वाले 12 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया 5, भारत और वेस्ट इंडीज 2-2 बार जीत चुके हैं और ये सारे रिकॉर्ड्स भी हम आपके सामने रखेंगे। वेलकम टू द शो भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया हमजा। भट्ट साहब, क्या देख रहे हैं? फैसला सही साबित होता दिखाई दे रहा है न्यूजीलैंड का टॉस जीतकर बॉलिंग का? सबसे पहले तो खाली स्टेडियम देख रहे हैं कि लग नहीं रहा कि वर्ल्ड कप बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्टेडियम में कैपेसिटी इतनी है कि ना चाहते हुए भी नजर पड़ जाती है, हर जगह ही खाली है। तो खाली सीटें देखी सबसे ज्यादा। हाँ। और अफसोस हुआ कि आप वर्ल्ड कप की इब्तिदा कर रहे हैं और आपकी मार्केटिंग या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोगों को नहीं बुला सकी। यानी कि क्रिकेट के वर्ल्ड कप से बड़ा क्रिकेट का क्या शाहकार हो। और जहाँ आईपीएल के मैचों पे क्राउड फुल होता है तो वर्ल्ड कप के मैच पे वहाँ पे क्राउड क्यों नहीं आया, ये तशवीश की बात है। और ये मैच किसी छोटे शहर से भी शुरू किया जा सकता था, जहाँ पे लोगों को क्रिकेट कम देखने को मिलती है, क्योंकि इधर तो इंडिया पाकिस्तान ने भी आना है, इधर तो वर्ल्ड कप का फाइनल भी आना है। तो ऐसे में शायद नाम जुड़ा है उनके पीएम का, तो इस वजह से वो बार बार इसी जगह जा रहे हैं। मैनेजमेंट की इंतहा है, ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई, ये सारी चीजें वो है मेरा ख्याल टिट फॉर टैट जैसी करनी वैसे चले, करनी। वो भी एशिया ठीक कप है। पर बड़ी बात की गई, एक फ्लड लाइट सर बंद हुई हमारी, उस पर इतनी तनकीद की गई कि ये करवाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पर इनकाद, और अब पूरी की पूरी जो ओपनिंग सेरेमनी है उससे शिफ्ट कर दिया गया है। जी, ये पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। सेकेंडली, इतना बड़ा ग्राउंड है, कुछ 100 चंद जो है स्पेक्टेटर्स हैं, और बिस्वा साहब को जरूर मेंशन करूंगा क्योंकि उस टाइम उन्होंने ट्वीट किया था और बहुत से लोगों को मेंशन किया था कि वेरी डिसअपॉइंटिंग ओपनिंग सेरेमनी इन मुल्तान इन फ्रंट ऑफ वेरी फ्यू स्पेक्टेटर्स। तो यहां पर तो हालात मेरा ख्याल मुल्तान से भी ज्यादा हमें नाजुक दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल, इन चीजों को इंडिया को काफी ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। $1 बिलियन इंडस्ट्री है और इससे कबल हमने देखा कि सीट्स में जिस तरह से गन था, महंगी तरीन टिकट्स स्पेक्टेटर्स ने खरीदी और इसके बावजूद जो मैनेजमेंट है उसके लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो मेरा ख्याल इतना काफी है हमारे लिए। देखिए, ये तो अब देखते हैं कब तक ऐसा चलता है या इसमें बेहतरी आती है। बहरहाल, कमिंग बैक टू क्रिकेट, जी, इंग्लैंड जो है उन्होंने पहले बैटिंग की, न्यूजीलैंड ने उन्हें दावत दी, टॉस जीत के पहले बैटिंग की। और ये पिच ऐसी है जहाँ पे आपको ग्राफ्ट करना पड़ता है, आपको जरा समझ के खेलना पड़ता है, थोड़ा ठहराव के साथ स्ट्राइक रोटेशन देखनी पड़ती है, पिक एंड चूज शॉट सिलेक्शन में बड़ी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन दोनों टीमों ने बैटिंग हैवी 11 चूज की। अगर आप दोनों टीमों को देखें तो 8वें 9वें नंबर तक कैपेबल बैटर्स खेल रहे हैं और दोनों ने एक ही तरह का जो कह लीजिए कि जो स्ट्रेटजी है वो एक ही तरह की है कि अपनी बैटिंग के ऊपर दोनों ने रिलाई करना है। और इसके अंदर मेकशिफ्ट स्पिनर्स जिसमें ग्लेन फिलिप्स है, ठीक है, वो 3 आउट कर गए हैं, लेकिन उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो 3 जो पूरे बॉलर हैं उन्हें रन्स बहुत कम हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजी भी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि जिस रेट से वो 3 मेन बॉलर्स ने बॉलिंग की है कि उनको एक तो 10-10 ओवर नहीं करवाए, एक ओवर कम है, उन्हें रन्स 40-40 और 37 हुए हैं, बिल्कुल, और 6 आउट उन्होंने किए। तो क्या अगर 5 बॉलर खेलते तो इस रन को वो 240-50 तक रोक सकते अगर प्रॉपर बॉलर्स के साथ जाते, और अगर रोक लेते तो ये 283 ना होता, और अगर 283 ना होता तो फिर 6 बैट्समैन भी बहुत। हाँ, तो ये एक डिबेटेबल चीज़ है। लेकिन यहाँ पर देखा कि पिच में स्पिन भी था, थोड़ा ग्रिप भी था, और ग्राउंड क्योंकि साइज उसका 70 मीटर है, तो जब तक आप बहुत ही अच्छी तरह बॉल को मिडल ना करें तो वो बाहर नहीं जाता। तो फील्डर्स के लिए मौके बहुत, तो ऐसे में डिफेंस भी आसान नहीं होता। अगर पिच अच्छी हो तो गैप्स बड़े बड़े होते हैं बड़ी बाउंड्री में, बिल्कुल। तो कप्तानों का आगे काफी कड़ा इम्तिहान जो है ना वो लग रहा है कि होगा इस वर्ल्ड कप के अंदर, यकीनी तौर पर होगा। आकिब, स्टैट्स क्या कहते हैं इस ग्राउंड में? जैसे 283 यूजुअली नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्या रन्स बनते हैं? ज्यादातर मैचेस तो आईपीएल के यहाँ पर खेले गए, वहाँ पर क्या स्कोर क्या इसमें है? हमजा, अहमदाबाद का जो स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये वन ऑफ द बिगेस्ट ग्राउंड है इंडिया में, क्योंकि ये नया भी बना है, इनका इसका नाम भी जो है वो इनके पीएम के नाम से, तो इसको ज़्यादा वो हाइप क्रिएट करते हैं। अहमदाबाद में सारा कुछ कराना है। सबसे पहले तो जो क्राउड था वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग था, जिसना पहले भी बात हुई है, और उससे बढ़कर जो इन्होंने अचानक सेरेमनी मनसूख की है, और उसकी रीज़न बड़ी मज़े की बताइए, टेक्निकल रीज़न। मतलब इंडिया है, सबसे रिचेस्ट बोर्ड है, सबसे बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है,
और आप रीज़न बता रहे हैं कि टेक्निकल रीजंस की वजह से हम ये डिले वैसे कर रहे आखिर हैं। क्या जराए क्या कहते हैं, खबरें क्या आ रही, क्या वजह हो सकती है? हमजा जो हमने वहाँ पे हमारे दोस्त थे उनसे हमने जो बातचीत की थी वो भी कुछ हमारी तरह लाइलमी है थोड़े से, अच्छा। कम अकल वाले ही हैं। उनका ये कहना था कि 30,000 ड्रोन्स उड़ाने का इनका मुतालबा था, जो था ना प्लान था। हाँ। वो उसमें ये था कि क्योंकि मैच सुबह 1:30 शुरू होना था, तो उसके लिए हमें ड्रोन जो है वो नाइट में उड़ाने थे, कि नाइट में क्योंकि कलरफुल ड्रोन उड़ाने हाँ। तो वो स्टेडियम अच्छा लगता है। उस वजह से वो 30,000 जो ड्रोन्स थे उसकी प्लानिंग कंप्लीट नहीं हो सकी, और फिर उन्हीं के मुताबिक कुछ टेक्निकल इश्यूज भी थे जो ब्रॉडकास्टिंग के थे, वो अपना सारा कुछ सेटअप नहीं लगा सके। तो चलें ठीक है, उनकी बात मान लेते, नहीं लगा सके। तो वर्ल्ड कप का ऐलान आज से तो नहीं हुआ, वो तो बड़े देर से हुआ हुआ है। और टाइम का भी पता टाइम का था। भी पता है। तो जय शाह साहब के लिए पैगाम है कि दूसरों पे उंगली उठाने के पहले अपना गिरेबान झांकें कि आप कितने पानी में हैं। तो पहले मैच नहीं बता दिया कि आप कितने पानी में, जिसने सलमान भाई ने भी बात की है कि इतना बड़ा ग्राउंड है, अगर यहाँ पे 50,000 बंदा भी आ जाएगा ना तो दूर से लगेगा कि 5,000 बंदा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो आप अब हमें ये भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे जो है क्रिकेट बोर्ड, इंडियन क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने स्पेशल बच्चों को बुलाया है, खाना पीना फ्री कर रहे हैं। खवातीन को खवातीन को बुलाया 40,000 खवातीन को फ्री जो है वो मैच दिखाने के लिए इस तरह के कोई इंतजाम किए जा रहे हैं। तो ये गलती तो उनसे हो गई है जिसको अब कवर करने की कोशिश की जा रही है। तो 2015 की कुछ फुटेजेस देख रहा था मैं, जब ये इंग्लैंड में जिस तरह से था, स्टेडियम भरे हुए थे, पहला मैच था, ओपनिंग जब इस तरह से होगी, आगे समझते हैं आप। वैसे इंडियन क्रिकेट लविंग नेशन तो है, ग्राउंड तो बढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल सिर्फ और सिर्फ इंडिया के मैच में ऐसा हो सकता है। देखिए, इंडिया में बहुत सारी ग्राउंड्स ऐसी हैं जहाँ पे क्रिकेट बहुत फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं होती। अगर हम देखें, हम अहमदाबाद की बात करते हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया का मैच है, जो कि इस वर्ल्ड कप का बिलाशुबा सबसे बड़ा मैच होगा। और उसके बाद अगर किसी मैच पे दुनिया की नज़रें होंगी तो वो वर्ल्ड कप का फाइनल है, वो भी यहाँ पर है। तो आखिर ऐसी इसमें क्या बात है कि आपने पहला मैच भी वर्ल्ड कप का कराने के लिए यही सिलेक्ट किया। नहायत खूबसूरत स्टेडियम मोहाली का है, चंडीगढ़। उधर एक मैच नहीं दिया वर्ल्ड कप का, जहाँ पर टेस्ट क्रिकेट भी होती है और उसकी बड़ी लेगेसी है। वहाँ पे बड़े रन्स बनते हैं, आउटफील्ड खूबसूरत है और वहाँ के लोग आते हैं मैच देखने। वो स्टेडियम में प्लेयर्स, जितने भी विजिटिंग प्लेयर्स हैं, वो बहुत अच्छा उस जगह को समझते हैं। तो समझ से बाहर है कि उनको मैच नहीं दिया। इस ग्राउंड में 3 मेन मैचेस रख दिए इन्होंने। और ये भी ये वेदर फ्रेंडली हो? नहीं, चंडीगढ़ इज मोर वेदर फ्रेंडली, अच्छा, इट्स बेटर। और दूसरी बात यह है कि आप छोटी जगह से शुरू करें, क्योंकि ये ऐसा मैच है जिसमें इंडिया इन्वॉल्व नहीं। तो अगर आपको ऐसी कोई ख्याल भी था कि लोग शायद उस तरह से रिस्पॉन्ड ना करें क्योंकि मैच इंडिया नहीं खेल रही, तो फिर आप अगर छोटी सिटी से स्टार्ट करते तो ज़्यादा चांसेस थे कि आपका ग्राउंड भर जाता। और इंडिया में तो कम वाला भी जो ग्राउंड है वो 40-50 हज़ार का हो। बिल्कुल इसी तरह है। अच्छा, थोड़े से कुछ रूल्स भी चेंज किए आईसीसी की जानिब से, जिसमें बाउंड्रीज, यूजुअली ये कहा जाता है कि इंडिया की जो बाउंड्रीज है वो छोटी है, लेकिन अब ये सेट कर दिया गया पैरामीटर कि 70 मीटर की बाउंड्री ही होना जरूरी है। और इसके अलावा लास्ट वर्ल्ड कप जिस तरह से सनसनीखेज और एक ड्रामेटिक सिचुएशन इख्तियार कर गया था सुपर ओवर के बाद भी, तो उस हवाले से भी कुछ तब्दीलियां की गई। मजीद कौन कौन से चेंजिंग आकिब हुई हैं? हमजा सबसे जो नॉमिनेशन मेंशन करने वाली है वो तो 70 मीटर्स की बाउंड्री है, सबसे बढ़कर ये। दूसरा एक हमारे पास आ रहा था कि विकेट पे घास छोड़ जाएगी, कुछ उन्होंने स्पेसिफिक इंचेस का बताया था। ये बात करना वो हमने कहीं नहीं देखा। आज बिल्कुल घास के बगैर पिच नजर आई है, जहाँ पे बॉल ग्रिप भी हो रहा था। सेंटर जो है उनका बॉल इतना ज़्यादा टर्न हो रहा था, जो मैट हेनरी थे उनका बॉल सीम हो रहा था। तो वो पहले मैच में तो हमें आईसीसी का जो नया रूल था वो मुकम्मल तौर पर लागू होता हुआ नज़र नहीं आया। तो ये 2 मेन यही थे। अब इसको अगर इम्प्लीमेंट जब करेंगे तो यकीनन अब देखना होगा कप्तानों के लिए, क्योंकि एक नया चैलेंज होगा, बैट्समैन के लिए नया चैलेंज होगा। पहले होता था कि आप तो अगर एंड चेंज करते थे तो एक एंड पे अगर फॉर एग्जांपल 60 मीटर की बाउंड्री थी तो दूसरे एंड पे 75 मीटर की बाउंड्री होती थी। तो वो जब एंड चेंज करते थे तो बैटिंग के लिए ज़्यादा आसान होता था और कप्तानी के लिए भी ज़्यादा आसान होता था कि वो अपनी फील्डिंग उस अकॉर्डिंग टू बॉलिंग सेट कर सके। अब चूंकि 70 मीटर ऑल अराउंड द ग्राउंड होनी है, तो ये अब देखना होगा। बैटर्स के लिए भी मुश्किल हो सकता है, कप्तानी के लिए भी मुश्किल हो सकता है, और बॉलिंग साइड बॉलर्स के लिए भी थोड़ा सा इसमें मुश्किल हो सकता है कि ये कैसे आगे इनको इम्प्लीमेंट आगे कैसे करना है। तो ये अब घास वाली बात है। पहले मैच हमने देख लिया, घास के बगैर विकेट नजर आई है। अगले मैचेस में आप देखते हैं हम क्या सिचुएशन जाती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर मुझे लगता है प्लेयर्स से पहले विकेटों का दौरा बकरियों ने की, क्योंकि घास तो कोई बची नहीं सारा कुछ ना। और दूसरी बात यह कि जो कमिंग बैक टू द सीरियस पॉइंट, कि जो इन्होंने अच्छी निशानदेही की बाउंड्री के हवाले से, तो ऐसे में फिटनेस टीम की बड़ी इंपॉर्टेंस होगी कि जिस टीम के प्लेयर फिट होंगे, जिसकी रनिंग बिटवीन द विकेट, जिसकी ग्राउंड कवरिंग तेज होगी, जिसके आर्म स्ट्रांग होंगे ताकि लंबी थ्रो मार सके, तो वो टीम डिफरेंस क्रिएट करेगी इस ग्राउंड के अंदर और जहां जहां 70 मीटर की बाउंड्री है। ठीक है। और
यूजुअली इंडियन ग्राउंड्स में विकेट पर ग्रास मैटर करता है, वैसे तो ओवरऑल ही करता है, लेकिन यहाँ पर ग्रास अगर लाइव ग्रास है, अगर उसकी जड़ें पिच में मजबूत है तो वो कहीं भी ओवर मैटर करता है। बिल्कुल लेकिन अगर ग्रास सिर्फ ऊपर ऊपर है तो फिर वो इतना मैटर नहीं करता, बल्कि बैट पे अच्छा गेंद आता है। ठीक है। अच्छा जी, इस मैच की अगर बात की जाए तो जिस तरह से अटैकिंग क्रिकेट खेली जाती है इंग्लैंड की जानिब से, बेसबॉल एक मशहूर जिस तरह से चल रहा है, हमने देखा कि आउट होने के बाद भी जो है रूट जिस तरह से लेके चले, लेकिन जल्दबाजी में दिखाई दी है। बाकी मिडिल ऑर्डर भी हमने देखा 25 और 11, हैरी ब्रुक भी, अब उन्होंने रविंद्रा को 2 चौके 1 छक्का मार के फिर बड़े शॉट की तरफ गए। तो कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ थोड़ी सी तंग तो कर रही है कि अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है और इस चीज़ को पीछे कहीं छोड़ देना है कि आउट कितने हुए हैं और हमने 50 ओवर की क्रिकेट खेलनी है। देखिए, क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत लंबा है और ज्यादा बैटिंग हैवी खेलते हैं, तो ऐसे में ये ज्यादा चांस लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि अर्ली ऑन जब बेयरस्टो और जो रूट खेल रहे थे तो उन्हें करेक्ट खेलना पड़ा था। पहले 10-11 ओवर्स में 50 रन थे, बिल्कुल ऐसे ही और 11 में, हाँ। उन्हें वो फ्रीडम नहीं था कि वो शॉट मेकिंग करे, और उन्होंने नहीं रिस्क लिया। उसके बाद जब सेट हुए जो रूट, फिर उन्होंने एक वो स्कूप शॉट मारा पहले फास्ट बॉलर को, उसके बावजूद उनका इस पूरी इनिंग में वही एक छक्का है। और उससे आगे अगर हम आते हैं तो 86 बॉलों में 77 रन किए। तो कहीं आपको देख के ऐसा तासुर नहीं आता कि ये एक माइंडसेट के ऊपर ही खेलते हैं, ये सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को मोल्ड करते हैं। एक टॉप क्लास प्रोफेशनल टीम है, और क्योंकि उनकी ओवरऑल पेस इतनी है और बैटिंग डेप्थ इतनी है कि वो आराम से भी खेले हैं। तो अब की जो क्रिकेट है 280 प्लस, उस पर भी वो कर गए हैं, जबकि विकेटें गिरती नहीं है। सो आई गेस कि इनको देखकर सीखना चाहिए कि इनसे ज़्यादा खतरनाक शॉटें तो कोई टीम नहीं खेलती, लेकिन ये भी पिच को देखकर अपने आप को उसके मुताबिक इन्होंने ढालने की कोशिश की। समझते हैं 283 इनफ होगा? ये बॉलिंग में इतनी जान है इंग्लैंड की कि डिफेंड कर पाएंगे? देखिए, आदिल रशीद है, मोइन अली हैं, बॉल स्पिन हो रहा है, मार्क वुड है 150 पे बॉल करते हैं, तो अगर रिवर्स होता है या नया बॉल पे वो अच्छे बॉल कर देते हैं तो कुछ भी पॉसिबल है। क्रिस वोक्स बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं, सैम करन जो है उनकी बड़ी वेरिएशंस है, और वो आईपीएल के अंदर सारी ग्राउंड का बहुत सारा एक्सपीरियंस रखते हैं। चेन्नई के लिए भी खेले हैं वो, तो इंग्लैंड को पता सब है। जो रूट भी ऑफ स्पिन करते हैं, तो ऑप्शंस भी बेशुमार है, तो अच्छा मैच होने की तवक्को है। लेकिन न्यूजीलैंड जिस तरह की फॉर्म दिखाई है अभी तक उन्होंने, इंग्लैंड में भी इंग्लैंड को 1-2 मैचेस उन्होंने हराए और इधर आके वार्म अप में, तो अगर न्यूजीलैंड ये मैच में रन चेज नहीं कर पाती तो बुरा खेलना होगा उन्हें। जितना वो अच्छा खेल रहे हैं ना, इतना आसान नहीं होगा। अच्छा आकिब, वैसे कौन कौन से मेन ऐसे प्लेयर हैं दोनों टीम्स के जो इस मैच का पार्ट नहीं है और उन्हें बाहर बैठना बना? केन विलियमसन और बेन स्टोक्स हमने देखा कि बाहर बैठे मैच देख रहे हैं, मजीद कौन कौन से? सबसे पहले तो बेन स्टोक्स था। इनकी इंक्लूजन जो थी आपको पता बड़ी ड्रामेटिक थी, क्योंकि एकदम इनको आया, फिर इन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की कि जॉस बटलर ने इनको मैसेज किया कि वर्ल्ड कप, अच्छा, आगे क्वेश्चन मार्क, फिर इन्होंने आगे से वो स्माइली भेजी हंसने वाली। तो ये उनकी इंक्लूजन बड़ी इंटरेस्टिंग थी। फिर उनकी जो रिप्लेसमेंट आई है हैरी ब्रोक, उन्होंने आज अपनी हल्की सी झलक दिखाई है। हालांकि वो इधर ही खेलते, अहमदाबाद में खेलते थे, उन्होंने हैदराबाद की तरफ से खेलते थे, सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से आईपीएल में, तो उनको भी इंडिया की पिचेस का तजर्बा है। बेन स्टोक्स जो मेन उनका जो था वो तो बाहर बैठ के, ऑब्वियसली उनका थोड़ा सा इंजरी का भी मसला चाह रहा था। हमने जो पिछला उनका मैच देखा है, वार्म अप मैच, उनको प्रॉपर फील्डिंग नहीं करवाई, वो बार बार बाहर जाते थे फिर अंदर आते थे, उनसे बॉलिंग भी नहीं कराई, जस्ट बैटिंग करवाई है। दूसरी तरफ विलियमसन को देखें, विलियमसन ने पाकिस्तान के खिलाफ जो है एक चांस लिया, बैटिंग की, बिल्कुल उनका भी इंजरी का इशू चाह रहा था। तो विलियमसन को एग्जिट करना मैं समझता हूँ बहुत रिस्की फैसला था ल्यूक रॉन्ची की तरफ से, जो उनके हेड कोच हैं, मेंटोर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, सारा कुछ वही है। बड़ा जो है वो इंटरेस्टिंग फैसला, आप देखना ही होगा कि विलियमसन की कप्तान, विलियमसन मौजूदगी में न्यूजीलैंड की जो बैटिंग लाइन है वो इसको कैसे खेलती है। पास्ट में हमने देखा है कि विलियमसन, जिसने अभी सलमान भाई ने बात की है कि इंग्लैंड को इंग्लैंड में रहा है, बड़ी सेंसिबल क्रिकेट खेलते हैं, और जब छोटे स्कोर की बात आती है तो तब ये मैच को लंबा लेके चलते हैं जितनी कोशिश होती है। ठीक है जी, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, डिस्कशन हमारी जारी है, कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है वर्ल्ड कप के हवाले से, और इस वक्त न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच जो कि जारी है। 283 फॉर 9 इंग्लैंड ने जो स्कोर बनाया, देखना ये है कि न्यूजीलैंड जो है अब वो ये चेज कर पाएगी या नहीं। इससे पहले हमने थोड़ी सी बात की जिस तरह से इंडियन मैनेजमेंट जो है, बीसीसीआई जो है, बिल्कुल उनके हाथ पांव फूल गए। इतना बड़ा इवेंट जो है, आईपीएल की उनको आदत पड़ी थी छोटे मोटे इवेंट्स होस्ट करने की, लेकिन अब जब वर्ल्ड कप की बारी आई है तो वो उनके हाथ पांव फूलते दिखाई दे रहे हैं। बट साहब ऐसे थोड़ा सा हंस रहे हैं, मैं बताता हूं कि क्यों मैं ये कहना चाह रहा हूं। अभी तक पाकिस्तान से खास मोहब्बत है उनको,
जय शाह को, और उनके जो वाले साहब है अमित साहब, वो चूंकि सियासतदान है वहाँ के, तो अभी तक वीज़ाज का बड़ा इशू आ रहा है। ना पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को वीज़ाज दिए गए, पाकिस्तानी फैंस को वीज़ाज नहीं दिए गए, और बाबर आजम ने ये पॉइंट आउट किया ये मसला वहाँ पर कि कोई फर्क नहीं है, बाउंड्री छोटी है, बट ज्यादा मजा आता जब पाकिस्तानी स्पेक्टेटर्स भी वहां पर मौजूद होते। तो आकिब से जान लेते हैं क्या अपडेट है, क्योंकि ये भी उम्मीदवार थे इंडिया जाने के वर्ल्ड कप देखने के लिए। आकिब, फिर मायूसी का ही सामना है? अच्छा, उम्मीदवार हमजा मैं था नहीं, अभी भी हूँ। अच्छा। उम्मीद है, आज सुबह एक उम्मीद जागी है। अच्छा। लेकिन ये सारा मामला जो है ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए और किसी के लिए नहीं है। तमाम ममालिक के जो सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, शायकीन हैं, वो इंडिया में हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं हो रही। इस वक्त इंडियन एम्बेसी जो इस्लामाबाद में है वो जिन बन के बैठे हुए हैं, किसी बात का जवाब देना पसंद नहीं कर रहे। अगर कोई बंदा फिजिकल भी वहाँ पे जा रहा है तो उसकी बात का जवाब नहीं दे रहे, ना वो एप्लीकेशन कबूल कर रहे हैं और ना वीज़ा मांग रहे हैं। आज सुबह एक मेल आई है आईसीसी की तरफ से कि आप अपने वीज़े कल तक जमा करवा दें। कल चूँकि फ्राइडे है, आगे सैटरडे संडे को ऑफ है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि मंडे तक वीज़े आ जाएँ। चलें फ़र्ज़ करें अगर वीज़े आ भी जाते हैं तो ट्रैवल एडवाइजरी अभी तक जारी नहीं की कि शायकीन और सहाफ़ी जिन्होंने जाना है उन्होंने वाघा बॉर्डर के थ्रू जाना है या बाय एयर जाना है, ये अभी कुछ क्लियर नहीं है। मेरे पास अभी भी इतने मैसेजेस हैं दोस्तों के, कई लोगों के, कि हमने इतनी महंगी टिकट्स पहले से बुकिंग करवाई है लेकिन हमने जाना नहीं है, आगे क्या करना है। उनको हम भी ये कहते हैं आपको अगर कुछ पता चलेगा तो हमें तो आखिर इस पर बोर्ड का क्या स्टांस है? देखें, बोर्ड का मैं समझता हूँ इस वक्त सबसे पावरलेस जो चेयरमैन है वो ज़कात अशरफ हैं। अच्छा। उनके पास ज़ीरो पावर नहीं है इस वक्त पीसीबी में जो वो बने हुए हैं। सोने पे सुहागा, कुछ दिन पहले एलसीसीए में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पे उन्होंने कह दिया दुश्मन मुल्क, कि दुश्मन मुल्क हम अपनी टीम भेज रहे हैं। तो भाई अगर दुश्मन मुल्क है तो आप अपनी टीम ना भेजें दुश्मन मुल्क। अब एक पॉइंट को लेके इंडिया में इतना ववेला मचाया गया कि आप सोशल मीडिया भी देख लें, इंडियन चैनल्स भी उठा के देख लें कि दुश्मन मुल्क। आप एक पीसीबी के चेयरमैन है, किसी गली मोहल्ले के कोई नाजिम नहीं है, कोई सियासत नहीं लड़ रहे, आपने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, आप सियासत को ला करके एक इतना क्रिटिकल मामला है कि जहाँ पे सारे सहाफ़ियों ने जाना है, शायकीन ने जाना है, पूरी दुनिया की नज़र उस मामले पे है, आप कह रहे हैं दुश्मन मुल्क है। उस पॉइंट पे आके जो है आप सारा बैकफुट पे, हम दोबारा पीसीबी जो है हम सारे बैकफुट पे चले गए हैं। अब देखना है कि जय शाह जो है वो पहले ही हाईजैक किए हुए हैं बीसीसीआई को। अब मजीद उन्होंने इस पॉइंट को लेके वो कितना खेलेंगे ये तो अब वक्त बताएगा आने वाले दिनों में। देखिए, आई एम नॉट कंसर्न। बात यह है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपने इधर नहीं देखी, ठीक है। अब एक मोहब्बत है ना, आप देखना चाहते हैं आपकी टीम खेल रही है, शायकीन जाना चाहते हैं, बट यू डोंट हैव टू ओवर एग्जैजरेट। यार आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि वो लाडियां एक्सपेक्ट करते हैं उनसे, उन्होंने नहीं करनी, ठीक है ना। आपको क्या क्यूरोसिटी है, बल्कि तजाजन ना जाए। एग्जैक्टली, क्या जरूरत है जाने की? ऐसे कौन सा उधर आईफल टावर बन गया जो आपने देखना है? हर चीज़ यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सेम है या उससे बेहतर है, अल्लाह की दी हुई हर चीज़ है। व्हाई डू यू वांट टू गो? टीम गई है बिकॉज आईसीसी का इवेंट है, ठीक है। तो आप जाना चाहते हैं, वहाँ के भी लोग आना चाहते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से बेहतर है कि आप ना उम्मीद लगाएं और ना आप अपने आप को तंग करें। अच्छा, इसमें एक बात ऐड ऑन कर दूं सलमान भाई की बात में, इंडिया ने रिपोर्टिंग वीज़ा भी नहीं अभी तक दिया, जिसकी वजह से हमारे जो खिलाड़ी हैं उनके बेगमात भी नहीं जा सके, वो अकेले गए हैं वहाँ पे। क्योंकि रिपोर्टिंग वीज़े में आपने सुबह जब उठना होता है, कोई भी मूवमेंट करनी होती है, आपने जो है मुतलका थाने जाना होता है, वहाँ पे जाके अपना बताना होता है कि मैं इधर रह रहा हूँ, मैंने इधर ट्रैवल करना है, वो आपके सारे रजिस्टर्ड में आते हैं। अभी तक इस तरह का कुछ नहीं आया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो भी अपनी फैमिलीज को नहीं लेके गए। ठीक है जी, ये मसले मसाइल तो चलते रहेंगे। यहाँ पर फैंस के लिए, मैनेजमेंट के लिए बाबर आजम ने अपना एक पैगाम दिया है जी, उन्होंने क्या कहा है वो सुन लेते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। तो जनाब बाबर की गुफ्तगू हमने सुन ली और उन्होंने कहा कि हमारी स्ट्रेंथ जो है बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही है, यहाँ पर कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। डू यू थिंक के चल सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग? देखिए, बॉलिंग आपकी फॉर्म बेहतर करने की ज़रूरत है। हसन अली ने कम बैक करना है, शादाब ने अपनी बॉलिंग को बेहतर करना है, वसीम जूनियर के ऊपर डाउट्स हैं कि क्या वो 10 ओवर कर पाएंगे कि नहीं। तो मालूम नहीं कि किस तरह वो इस तरह की स्टेटमेंट दे सकते हैं, जबकि उन्हें कहना चाहिए कि एक्सपीरियंस साइड जो है उनकी, वो उनकी बैटिंग में है और बड़ा क्लियर कट सबको पता है, और उसमें भी रिजवान और बाबर पे बहुत डिपेंडेंट है। शादाब बहुत अरसे से पाकिस्तान का वाइस कैप्टन है, उसका फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। फ़खर ज़मान के हवाले से कंसर्न है, पिछला मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट थोड़ा सा लगा कि उनकी फॉर्म बेहतर हुई है और उन्होंने खुद से इतनी गलत सी शॉट मार दी, तो उन्हें वक्त गुजारने की ज़रूरत है, मिडिल में पॉजिटिव खेले, बड़ा लंबा टूर्नामेंट। लेकिन अगर आप हकीकत से बरक्स बातें करेंगे तो वो फिर किसी को भी वो बात मानी नहीं जाएगी कहीं। बिल्कुल। अच्छा बट साहब, पॉजिटिविटी की आपने बात की, लेट्स टेक इट पॉजिटिव। इंजमामुल हक एज चीफ सेलेक्टर
इस वक्त इंडिया में मौजूद है टीम के साथ। चीफ सेलेक्टर की जरूरत तो नहीं थी वहां पर, जो मशवरे उन्होंने देने थे वो यहाँ पे देते थे। आप समझते इस वजह से गए होंगे कि निज़ामुल हक ने वहां पर खेला हुआ है, काफी एक्सपीरियंस है, तो टीम के लिए जरा फायदेमंद हो सकता है लैंग्वेज बैरियर के बगैर, क्योंकि बाकी कोचिंग स्टाफ मैनेजमेंट सारी तो चलें गोरे हैं। नहीं, वहाँ पर बीच में मैनेजर भी पाकिस्तानी है और एक कोच अब्दुल रहमान है, वो भी पाकिस्तानी है बीच में। तो डॉक्टर्स का पैनल भी सारा पाकिस्तानी है और डॉक्टर सुहेल तो तब से है जब मैं पाकिस्तान के लिए अंडर 17 खेल रहा था। तो तमाम लड़के इन्हीं के पास बड़े हुए हैं, एज ग्रुप्स में खेले हैं, तो लैंग्वेज बैरियर की तो कोई बात नहीं है। लेकिन जाहिर है अगर इंजमामुल हक साहब गए हैं चीफ सेलेक्टर साहब, तो डेफिनेटली उनका एक तजर्बा तो है और कामयाब तजर्बा इंडिया का, एज कैप्टन भी और एज ए प्लेयर भी। तो वो हो सकता है अपना वैल्यूबल एक्सपीरियंस शेयर करें। लेकिन ऐसे में फिर आप सोचते हैं कि फिर ये मिकी शिकी क्यों, किस लिए? जब अपने पास इतने अच्छे लोग हैं तो इन लोगों को क्या, हम क्यों बुलाते हैं इनको? जो रेलीगेशन से बचने के लिए, अपनी काउंटी को बचाने के लिए जो वर्ल्ड कप में लेट आए हैं, उनकी कितनी तरजीह हैं हम लोग। बिल्कुल इसी तरह। ठीक है जी। अच्छा, बात करनी है इस मैच की, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। हाँ, न्यूजीलैंड की तरफ बॉलिंग में दिखाना चाहूंगा, फिर उस पर इस सेंस में तबसरा करना है कि पाकिस्तान कहां पर लैग कर रहा है। कुछ बॉलर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, फास्ट बॉलर्स की अगर बात की जाए तो कहां पर लूप होल्स हैं जो पाकिस्तान को कवर करने चाहिए, वो देखते हैं जी, उसके बाद बात करते हैं। जनाब, परफॉर्मेंस हमने देखी जिस तरह से आउट किया, बट साहब अगर बात की जाए, मैट हेनरी ने 3 आउट किए, ट्रेंट बोल्ट ने 1 आउट किया है और बाकी स्पिनर के हिस्से में कुछ आउट आए हैं। समझते हैं कुछ चीजें जो हैं इस मैच के बाद पाकिस्तान को देखने में मदद करेंगी बॉलर्स को, कि कौन से राइट एरियाज हैं जहां पर अब इन कंडीशंस में बॉल किया जा सकता है? देखिए बिल्कुल आपके ऊपर कंडीशन तो जाहिर हुई है कि कंडीशन जो है वो थोड़ी सी स्पिनर फ्रेंडली है, थोड़ी स्लो है और बॉल थोड़ा बहुत ग्रिप कर रहा है। यहाँ पर स्पिनर सेंटनर ने बड़ी शानदार बॉलिंग की जो, लेकिन सेंटनर ने बॉल को एयर दी है। हमारी टीम जो है, हमारे शादाब और जो हम नवाज हैं, ये बॉल को ज्यादा एयर नहीं देते, टाइम देते हैं बैटर, और हाइट भी है सेंटनर की, तो उससे भी उन्हें मदद मिलती है। लेकिन हमारे पास हाइट में उसामा है जिनको अच्छा खासा स्पिन मिलता है। तो अब फैसला ये कप्तान ने और मैनेजमेंट ने करना है कि किस स्पिन कॉम्बो के साथ जाना है, 2 के साथ जाना है, 3 के साथ जाना है। अगर 2 के साथ जाना है तो वो 2 कौन से होंगे? तो ये बड़ा जरूरी है कि उस पर अच्छा सोच समझ के फैसला लिया जाए। और आउट हो गया जी, यही वो था कि तेज खेल रहे हैं और फौरी तौर पर जो है वो आउट हो गए। खैर, इस पर बात करते हैं। साथ साथ 283 का टारगेट है जो कि स्टार्ट में ही थोड़ा सा मुश्किल हो गया है अगर अटैकिंग क्रिकेट की बात की जाए। बैड लक है, टांग से बाहर बॉल है और ये वाइड बॉल था। देखिए फ्री हिट होती है, इस बॉल को फ्री हिट समझा जाता है क्रिकेट की लैंग्वेज में। अनफॉर्चुनेट रहे हैं कि वो निक हो गया और बटलर जो है वो खासे तैयार थे कि लेग साइड पे, क्योंकि इनस्विंग होता है। और इसी वेरिएशन की बात कर रहे थे कि सैम करन जो है वो बॉल को थोड़ा बहुत हिला सकते हैं, या ये गई ही लेग साइड पे। नया बॉल उनका इनस्विंग होता है, लेकिन वो जो वेरिएशंस हैं वो उनके चेंजेस ऑफ पेस हैं, जिसमें वो जब जैसे जैसे बॉल पुराना होता है तो वो चेंजेस हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। अर्ली ऑन तो बॉल को स्विंग होने देंगे। मेरा ख्याल है कि ये बैटर जो है बहुत ही बदकिस्मत तस्वर करेंगे। जिस तरह से स्लो वन का इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान की जानिब से, अगर हारिस रऊफ की बात की जाए तो इनकी स्पेशलिटी रिवर्स बॉल कर देते हैं और स्लो वन किस तरह से। देखिए हारिस का तो बहुत डिसेप्टिव है स्लोअर वन, और क्योंकि हारिस खासे तेज हैं इसलिए स्लोअर वन और भी ज्यादा डिसेप्टिव हो जाता है। जब कोई बॉलर 150 के पास बॉल करता हो, जब वो स्लोअर वन करता है तो बैटर के लिए काफी बड़ी तब्दीली होती है। बजाय के 125-30 वाला स्लोअर वन करे तो लगता है हल्की सी पेस में कमी आई है, लेकिन एक तेज बॉलर का जो है बड़ा पेस में ड्रॉप होता है। ठीक है जी, यहाँ पर एक शामिल करना है। उसके बाद पाकिस्तान प्लेइंग 11 कौन सी कल हो सकती है? आया 3 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए या 2 के साथ? इस पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की और इस वक्त न्यूजीलैंड के 15 पर एक खिलाड़ी आउट है और ये जनाब चेज करने जा रहे हैं 283। इस पर तो बात करनी, साथ साथ कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान के लिए, ओपनिंग मैच है वर्ल्ड कप का और ये जीतना बहुत जरूरी है। नीदरलैंड वर्सेस पाकिस्तान। तो नीदरलैंड के कौन से ऐसे की प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान को थोड़ा तंग कर सकते हैं? हमने देखा एक बायलैटरल सीरीज में जिस तरह से पाकिस्तान को टफ टाइम दिया नीदरलैंड ने, उसके बाद पाकिस्तान को जरा संभल कर खेलना होगा। आकिब कुरैशी से जान लेते हैं जी कौन कौन सा प्लेयर इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है नीदरलैंड की जांच। आकिब जरा बताएं। अच्छा हमसे सबसे पहले तो हमें ये नीदरलैंड की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेनी चाहिए कि 2022 का जो T20 का वर्ल्ड कप था उसमें इन्होंने हम पे मेहरबानी की थी साउथ अफ्रीका को हरा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब हम दोनों ने वापस तो नहीं कराना वही कहने लगे, मेहरबानी जो है हम वापस ना कर दें, ये कहेंगे हम उधार नहीं रखते, हम उधार उसी वक्त वापस कर लेते हैं। तो ये देखना होगा। कुछ इनके ऐसे प्लेयर्स हैं
जो कि नाम बड़े नहीं है, लेकिन जब वो परफॉर्मेंस देते हैं तो वो बड़ी टीमों को बड़ा टफ टाइम देते हैं, जिसना कि हमने जो ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर से उसमें भी देखा। स्पेशली इनके स्कॉट एडवर्ड्स जो इनके कैप्टन है, विकेट कीपर, 7वें 8वें नंबर पर आके खेलते हैं और उन्होंने जितना क्वालिफाइंग राउंड में अपनी टीम को जितवाया है, वो बड़े ही नाकाबिले यकीन परफॉर्मेंस थी। बिल्कुल डेड हो गए थे, वहाँ पे आके जितवाया है। फिर इनके पास 2 साउथ अफ्रीका बॉर्न क्रिकेटर हैं, कॉलिन एक्करमैन जो कि पहले साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलते थे, अब इधर आ गए हैं। उसके साथ इनके पास लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है रॉलफ वांडरबरे, जो कि IPL भी खेल चुके हैं, पूरी लीग्स का उनको बड़ा तजर्बा है, तो अब वो भी इनके पास हैं। उनके साथ इनके एक साकिब जुल्फकार पाकिस्तानी है और एक शारिज अहमद स्पिनर। तो ये 5-6 इनके जो टॉप कोर है, ये मुसलसल खेलती आ रही है पिछले 4-5 साल से। और हमने ये वर्ल्ड कप भी खेला, T20 वर्ल्ड कप, और क्वालिफाइंग राउंड में इन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो इस सारी परफॉर्मेंस को देखते हुए इन 5-6 खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस अगले मैच में बड़ी वेस्ट इंडीज को झटका लगाने वाली यही टीम थी जिनको हराया था। उन्होंने टॉप किया था श्रीलंका के साथ। अब देखना ये होगा, क्योंकि हमारा मैच हैदराबाद में है, हैदराबाद में हमने देखा कि हाई स्कोरिंग मैचेस हुए थे। अगर तो पिच इनकी मर्जी की मिल गई, इनको क्रिकेटर में जो टेप बॉल उसमें कहते हैं चीची मिची बॉलर, इनका ना इतना पेस होता है लेकिन ये बॉलिंग बड़ी अक्लमंदी से करते हैं। तो ये देखना होगा, पिच अगर इनको इनकी मर्जी की मिल गई तो यकीनन हमें फिर हमारे पेस ने चीची मिची की कोई प्रैक्टिस की होगी। देखिए, कंडीशनल सब्जेक्ट है ये इतना सीरियस सब्जेक्ट नहीं है, अनलेस अपसेट हो जाए, और अपसेट एक रियलिटी है, वो हो भी सकता है। बट द पॉइंट इज कि मुझे बड़ी हैरानगी होगी अगर इनसे पाकिस्तान हार गया इस कंडीशन। वो हॉलैंड में खेलना, ऑस्ट्रेलिया में खेलना, T20 फॉर्मेट एक अलग चीज है, उसमें भी हो फॉर्मेट भी एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें 2 परफॉर्मेंसेस भी जो हैं वो मैच जीत सकती हैं, और दूसरा वो कंडीशंस भी और थी। यहाँ पर स्पिन डोमिनेंट चीज है। सबसे पहले तो आपके 2 लेग स्पिनर खेलना उनके लिए एक अजाब हो सकता है, और उनको पढ़ना कि वो गुगली कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसामा मीर को तो बिल्कुल ही नहीं उन्होंने और देखा। ये कर सकते हैं सब जो परफॉर्मेंस चल रही हैं गुगली और इस तरह से, तो उसामा तो कर रहे हैं, और अच्छा मौका शादाब के लिए भी कि इनके अगेंस्ट जो है वो आके अपनी एक लाइन लेंथ में सेटल हो, और उसको अगर विकेटें मिल जाती हैं, अच्छा स्पेल करते हैं, तो यकीनन आगे उनका जो एतमाद है वो काफ़ी बहाल हो। सलमान भाई, आपको लगता है शादाब और उसामा इकट्ठे खेलेंगे प्लेइंग 11 में? पता नहीं मुझे, लेकिन मैं हूँ तो खिला दूँ। 3 स्पिनर्स के साथ जाए जा सकते, और 3 फास्ट बॉलर ही, या एक इसमें 2 फास्ट बॉलर भी बहुत है, 2 फास्ट और हारिस। ठीक है, हसन अली की जरूरत नहीं। देखिए, अगर पिच डिपेंडेंट है ना, अगर पिच स्पिनर को मदद कर रही है, और एक टीम ऐसी है जो स्पिनर्स के अगेंस्ट कोई इतनी कॉन्फिडेंट टीम नहीं है, अभी तो मीडियम पेसर हुई तो वो अच्छा खेलते हैं, तो हमारे मीडियम पेसर तो एक अभी हमने दोनों वार्म अप में देखा, स्पिन फ्रेंडली आपको नजर आई विकेट? बिल्कुल। आप देखिए, जिस स्पिनर ने बॉल को एयर दी, राइट एरियाज में पिच किया, उसने प्रॉब्लम की है। अब वो तो दूसरे टाइम जो मारा है वो तो वार्नर को मारा या लबशेन को मारा, और वो स्मिथ भी उसमें आके ऑफ स्पिन कर रहे हैं। हाँ। उनकी लेग स्पिन नहीं ठीक थी, वो आगे से ऑफ स्पिन उन्होंने शुरू कर दिया। सलमान भी इसका मतलब फिर सलमान अली आगा भी खेलेंगे, यानी सऊद शकील को नहीं खिलाने का? देखिए, फिर सऊद शकील को खेलना चाहिए, लेकिन इफ्तिखार बॉलिंग कर सकते हैं। सऊद शकील भी तो लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं। सऊद को किसकी जगह खिलाएंगे फिर? सलमान की जगह। सलमान भी बॉलिंग कर लेते हैं, और इन्होंने अच्छे बॉल भी सऊद भी कर लेते हैं बॉलिंग, ये बात और इफ्तिखार भी कर लेते हैं। कितने 50 ही ओवर करने हैं। ओपनिंग पे आ जाइए जी जरा, प्लेइंग 11 आप क्या देख रहे हैं? फखर और इमाम से जा रहे हैं हम? मुझे लगता है फखर और इमाम से जाएंगे, और आई डाउट कि जो मैं कह रहा हूँ वैसा होगा। ये तो मैं वो बता रहा हूँ कि अगर मैं होता तो क्या करता, लेकिन आई डाउट इट। मेरा ख्याल है कि नवाज और शादाब से ही जाएंगे, और बड़े डिसीजंस लेने के लिए हमने देखा है कि उस तरफ रुझान बहुत ज़्यादा नहीं है इस तरह का ड्रास्टिक डिसीजन लेने का। लेकिन इंडिया में, हैदराबाद में जिस तरह की उसामा की फॉर्म देखी है, मेरा ख्याल है कि उसका खेलना बनता है, और सऊद शकील का भी खेलना बनता है, क्योंकि बड़े मैचों में बड़ी बॉलिंग के अगेंस्ट प्रॉपर बैटर्स का ही काम होगा। आज की भी अगर आप पिच देख लें तो इस पे प्रॉपर क्रिकेट जिन्होंने खेली है उन्होंने ही रन। बिल्कुल। और इस मैच पर क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं आप? देखिए, ये तो दोनों टीमें बिल्कुल एक दूसरे के करीब हैं। आई थिंक ये अच्छा मैच होगा, और अगर न्यूजीलैंड के 2 बैटर लंबी इनिंग खेलते हैं तो फिर रन इतने ज्यादा नहीं। आकिब, आप क्या समझते हैं? आई विल गो विद न्यूजीलैंड। और आप दोनों का अभी कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ जी अच्छा मुकाबला होगा। जी, अच्छा मुकाबला होगा। बट साहब हमेशा की तरह प्रिडिक्ट कुछ नहीं करते, कोशिश मेरी होती है कि कुछ ना कुछ निकलवा सकूं, लेकिन मैं नाकाम रहता हूँ। कल के मैच में कोशिश करूंगा कि शायद पाकिस्तान, डेफिनेटली पाकिस्तानी कहेंगे। आज के शो से इतना ही।